हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में नया चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं अकाउंट के अंदर। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है साझेदारी खाते, पार्टनरशिप अकाउंट्स। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, यानी जब नया पार्टनर्स आपके साझेदारी में शामिल होता है तो उस केस में क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी, क्या एडजस्टमेंट होगा, लेखा कैसे किया जाएगा, ये सारे चीज इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी नया पार्टनर्स एडमिट होता है तो जो भी पुराना पार्टनरशिप होता है उसको बंद करना पड़ता है और उसकी जगह एक नया पार्टनरशिप खोलने पड़ते हैं। मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप बंद करना पड़ता है। देखिए, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म अलग होती है। पार्टनरशिप बंद करना पड़ता है यानी साझेदारी बंद करनी पड़ती है, फॉर्म्स बंद नहीं होती है, फॉर्म तो वही रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें पार्टनरशिप, जो पुरानी पार्टनरशिप है, यानी जैसे सपोज मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, इन लोगों ने मिलकर बिजनेस किया है और ये अब एक नया पार्टनर सी को एडमिट करना चाहते हैं। तो जो ए और बी पार्टनरशिप कर रहे थे उस पार्टनरशिप को ये क्लोज करेंगे और एक नया पार्टनरशिप जब एडमिट हो जाएगा तो नया एक पार्टनरशिप बन जाएगी। यहाँ पे जैसे नया पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो नया पार्टनरशिप बनता है और उस नया पार्टनरशिप के लिए हमें फिर से रीवैल्यूएशंस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये पता करना पड़ता है कि पुराना एसेट कितनी थी, पुरानी लायबिलिटीज कितनी थी। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कि इस तारीख को आपका 1 जुलाई को यहाँ पे नया पार्टनर्स को एडमिट किया जा रहा है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1 जुलाई को जो पुराना पार्टनरशिप के बैलेंस थे उसमें एसेट कितने की थी, लायबिलिटीज कितने की थी, ये मुझे जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यूएशंस करनी पड़ती है, जिसके लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। साथ में मुझे ये भी निकालना सीखना पड़ेगा कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं नए पार्टनर्स के लिए। तो जब नए पार्टनर्स जब आते हैं तो यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की जो प्रॉफिट के हिस्से वो कम हो जाते हैं, तो कुछ पोर्शन ए यहाँ पे अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, कुछ पोर्शन बी अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है सी के लिए। तो सी यहाँ पे गेन करता है। गेन करने का मतलब सी को यहाँ पे उतने प्रॉफिट के हिस्से को दिया जाएगा, मिलेगा उसको, तो सी यहाँ पे फायदा में आता है और ए और बी को यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्से का नुकसान होता है। तो इसी नुकसान को भरने के लिए यहाँ पे ए, बी और सी के बीच में एग्रीमेंट्स बन जाते हैं और वो एग्रीमेंट ये होता है कि भाई मैंने कई सालों से बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था, कई सालों से हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को चलाना शुरू किया था और आप अचानक से हमारे बिजनेस के अंदर शामिल होना चाहते हैं और फ्री में आप हमारे प्रॉफिट का हिस्से में भाग लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि आप मुझे गुडविल लाके दो। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल वो होता है कि पिछले कई सालों से ये जो पुराने पार्टनर से बिजनेस को चला रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेस को उसने एक ऊंचाई तक ले गए, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे मेहनत ए और बी ने किया है और बदले में सी आके यहाँ पे सेवा का फायदा उठाना चाहेगा, तो ए और बी कहते हैं कि मुझे उसका पैसा चाहिए, तब मैं आपको पार्टनरशिप बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, गुडविल के रूप में देना पड़ेगा वही। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर्स को अब अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इसको छोड़िए, इरेज नहीं हो रहा है तो हम लोग वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या है। कोई भी साझेदारी अथवा समूह स्थापित नहीं होगा
जिसमें 50 से ज्यादा व्यक्ति को इस व्यापार करने के लिए उद्देश्य, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ का अर्जन करना होता है। कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप में आपके 50 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। जब भी आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस करेंगे तो आपको 50 पार्टनर ही रख सकते हो, मैक्सिमम 50 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं, जो भी साझेदारी होती है, वो किसी कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थापित नहीं होती है, ये किसी अन्य कंपनी के अनुसार स्थापित नहीं होती है। ये जो आपकी साझेदारी फर्म होती है, ये एक विस्तार हेतु यहाँ पे बोला है कि साझेदारी फर्म के विकास और विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी, तकनीक, विज्ञान, प्रबंधीय योग्यता और कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी आप जब भी बिजनेस करने जाएंगे, साझेदारी की फर्म बनाना चाहेंगे, तो आपको कोई कंपनी एक्ट के अनुसार बनाना नहीं जरूरी है, यानी कोई कानून के तहत आपको पार्टनरशिप नहीं बनाना है। आप पार्टनरशिप बस आपने और आपके फ्रेंड ने अगर एग्री हो गए, मिल गए कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बस आप सीधे जाओ, दुकान खोलो और बिजनेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई कानून से परमिशन नहीं लेना है, बस आपको योग्यता होनी चाहिए, आपको बिजनेस चलाने का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप पूंजी लगाइए उसके अंदर, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये सभी जो साझेदार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और ये एक स्वतंत्र सहमति से ही यहाँ पे बिजनेस चलाते हैं। और जब भी कोई नया पार्टनर इसमें आता है तो वो स्वतंत्र सहमति से ही उस नए पार्टनर को प्रवेश कराते हैं। नए साझेदार को फर्म में शामिल कराते समय उस फर्म के कुल लाभ का एक हिस्सा दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर जब नया पार्टनर आता है तो फर्म की जो भी प्रॉफिट होगी या लाभ होगा, उसमें से एक हिस्सा नए पार्टनर्स को दिया जाता है। इस हिस्से को पूरा करने के लिए ही सभी पुराने साझेदार संयुक्त रूप से या कुछ साझेदार व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ के हिस्से का परित्याग करते हैं। परित्याग मैंने जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने साझेदार हैं वो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से त्याग करते हैं। नया साझेदार अपनी पूंजी लाने के साथ साथ अपने हिस्से के लिए ख्याति की राशि भी देता है। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि आपको पूंजी तो वो देंगे ही देंगे, साथ में उनको ख्याति की राशि भी देनी पड़ेगी। ख्याति मतलब गुडविल। गुडविल क्यों देंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से पुराने साझेदार थे जो बिजनेस को स्टैब्लिश किए थे और उसको चलाकर एक ऊंचाई तक लेकर आए जिसमें ह्यूज प्रॉफिट होने लगा। अब वो बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं और यहाँ पे अचानक नया पार्टनर आता है और शामिल होता है और उस हिस्से का साझेदार बन जाता है। तो इसीलिए पुराने पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पुराना जितना मैंने मेहनत किया उस मेहनत का प्रतिफल आप ख्याति के रूप में मुझे देंगे। इसीलिए यहाँ पे ख्याति की राशि मांगी जाती है। ख्याति की राशि नगद न देने की स्थिति में ख्याति खाता भी खोला जाता है। अगर जो भी ख्याति का पैसा है, अगर वो नया पार्टनर्स नगद नहीं देता है तो आपको ख्याति खाता खोलना पड़ेगा, यानी एक उधार अकाउंट्स खोलना पड़ता है जिसको ख्याति खाता बोलते हैं। क्योंकि हम बुक्स में लिखेंगे और हम बताएंगे कि आपने अभी ख्याति का पैसा नगद में नहीं दिया है, इसलिए हम ख्याति खाता खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बोला है कि नया साझेदार प्रवेश की तिथि से फर्म के लाभों या हानियों तथा संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। सो कि मैंने जैसा पहले बताया कि प्रवेश की तिथि से जिस डेट को वो फर्म में शामिल होता है उस डेट से वो बिजनेस यानी फर्म्स के अंदर जो भी लाभ या हानि होगा उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। प्रवेश की तिथि के पूर्व लाभों या हानियों या संपत्ति और दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन होता है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन होता है। यानी अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि 1 जुलाई को नए पार्टनर्स को शामिल किया जा रहा है तो 1 जुलाई से पहले जो भी प्रॉफिट, लाभ, हानि, संपत्ति, दायित्व का रीवैल्यूएशन करेंगे, उसका जो भी लाभ हानि आएगा उसको पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन जैसे ही 1 जुलाई के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, यानी इंक्लूडिंग नए पार्टनर्स के साथ भी, ठीक है ना। ये बेसिक मैंने बताया आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है, प्रॉब्लम्स क्या होती है जब भी आप अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। नए साझेदार को प्रवेश के समय कुछ लेखांकन समस्याएं भी हो सकती है। जैसे कि पहला कि नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करनी होती है। मतलब आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, जब नया पार्टनर्स आएगा तो आपका लाभ का रेशियो चेंज हो जाएगा।
बदल जाएगा। यानी आप पहले सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स थे, अब इनकी प्रॉफिट मान लेते हैं 50-50 था, मतलब अगर 100 रुपया प्रॉफिट होता है तो 50 रुपया ए को मिलता है, 50 रुपया बी को मिलता है। नया पार्टनर्स आ गया तो अब पार्टनर्स हो गए 3 ए बी सी। अब ये प्रॉफिट बटेगा कैसे, 33 रुपीज 33 रुपीज 33 रुपीज बटेगा कि नहीं। मुझे बताओ, ए को 50 मिला था, अब मिलेगा 33। ए ने सेक्रीफाइस कर दिया कितने, 17 रुपये। बी ने भी सेक्रीफाइस कर दिया कितने, 17 रुपये। 34 रुपया ये किसके पास चला गया, यानी सी के पास। मतलब ये देखो राउंड ऑफ है तो वो 1 रुपया छोड़ दो क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, ये 3 से भाग देंगे 100 को, तो इसीलिए तो ये यहाँ पे सी को 34 रुपया मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ए ने 70 रुपया दिया, बी ने 70 रुपया दिया, तो ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने हिस्से का परित्याग कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम होती है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन करना पड़ता है, यानी आपको फर्म्स की गुडविल पता करनी पड़ेगी। सर फर्म की गुडविल पता करने का मतलब आज के डेट में फर्म की वैल्यू क्या है, फर्म का वैल्यू क्या है। अगर मैं फर्म को बेचूंगा तो आज के डेट में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, उसको बोलेंगे फर्म की गुडविल। और उसका फिर लेखांकन कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी पता करना पड़ेगा। इसके बाद फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ेगा आपको, यानी उसकी संपत्ति और दायित्व का आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन करने का मतलब कि आज के डेट में फर्म्स की संपत्ति कितने की है, फर्म्स के पास लायबिलिटी कितने की है, इसका आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा आज के डेट में, उसी को बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। इसके बाद फर्म के संचय, अवतरित लाभ, लाभ हानि खाते का हस्तांतरण, ये सारे चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे लेखांकन समस्याएं हैं जब भी नए पार्टनर्स एडमिट होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। पूंजी का समायोजन भी करना पड़ेगा। उसके बाद पूंजी साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी की गणना भी करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चंस में बोलेंगे 6 और 7 वाली पॉइंट अगर क्वेश्चन में बताएगा तो उसके अनुसार करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं करना पड़ेगा। अपने मन से आपको क्वेश्चन कहे या ना करे तो आपको तीसरा वाला पॉइंट करना पड़ता है, दूसरा और पहला वाला, ठीक है ना। इसके बाद चौथा भी करना ही पड़ेगा आपको। फर्म्स के संचय, अवतरित लाभ, लाभ हानि खाते हस्तांतरित करने पड़ेंगे। कहने का मतलब अगर जब नया पार्टनर्स आता है तो उसके पहले जो भी फर्म्स के अंदर संचय पड़ा हुआ है, अवतरित लाभ पड़ा हुआ है, लाभ हानि खाते पड़े हुए हैं, उन सबको बांटना पड़ेगा पुराने पार्टनर में, पुराने अनुपात में, ठीक है ना। फर्म्स की कृत्रिम संपत्तियों का भी अपलेखन करना पड़ेगा। कृत्रिम संपत्ति मतलब आर्टिफिशियल एसेट जो होती है उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। अपलेखन करने का मतलब हटाना पड़ेगा, बुक्स में से हटाओ उसको, क्योंकि नए पार्टनर्स आएंगे तो सब चीज अब नए तरीके से होगी, नई चीजें होगी। अब नया देखेंगे हम लोग। नया साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करते हैं। तो जब, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब भी नया पार्टनर्स आएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है नया लाभ हानि अनुपात का अर्थ का क्या मतलब है इसका, कि साझेदारी व्यवसाय के भविष्य के लाभों को सभी साझेदारों नए और पुराने सहित के बीच बांटने हेतु अनुपात एवं लाभ हानि, नया लाभ हानि अनुपात ही निकालना पड़ता है। नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को नए साझेदार के पक्ष में छोड़ देते हैं, मतलब त्याग दे देते हैं। इसी से नए साझेदार के लाभ का अनुपात बनता है और पुराने साझेदार के लाभ के अनुपात में कमी आ जाती है। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है। आप एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपके घर में एक पिज्जा आया, ठीक है, और आप खाने वाले 2 लोग हो, ए और बी हो मान लो, ठीक है, आप आधा आधा करके खा लिए। जैसे वहां पे एक सी बंदा आ गया, आपका पिज्जा का हिस्सा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अब आधा आधा नहीं मिलेगा, अब आपको 1/3 मिलेगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि नया लाभ हानि अनुपात इक्वल टू क्या होगा, पुराना लाभ हानि अनुपात, यानी जो पुराना ज्यादा होता है उसमें से हम सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे तो आपका नया आ जाएगा, ठीक है, त्याग का अनुपात। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नया लाभ हानि अनुपात निकालना है तो पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताएगा कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, पुराना पार्टनर्स करेगा। तो गेन कौन करेगा,
नया पार्टनर्स, याद रखेंगे। त्याग का अनुपात मैंने वही जो बताया यहीं पे लिखा है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा। आई होप मजा आ रहा होगा आपको, और भी मजा आएगा। थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उपयोग, नए साझेदार के द्वारा ख्याति का रुपया नगद लाने पर पुराने साझेदारों के त्याग का अनुपात निकालना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये बोला गया है कि जब नया साझेदार फॉर्म्स के अंदर शामिल होता है तो उसे ख्याति के रूप में नगद पैसा लाना पड़ता है, और जो पुराने साझेदार के त्याग के अनुपात में आवश्यक होता है लाना। यानी अगर ए जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी अनुपात में नया पार्टनर्स नगद कैश लेकर आएगा, बी जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही पैसा नया पार्टनर्स लेकर आएगा और बी को देगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए मान लेते हैं कि ए ने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया, बी ने 2 रुपया सेक्रीफाइस किया। तो अब ए ने 1 रुपया, बी ने 2 रुपया सेक्रीफाइस किया, तो अब गुडविल की अमाउंट मान लेते हैं 15,000 रुपया है। तो उसमें से अब 15,000 में से ए को यहाँ पे लाके देना पड़ेगा 5,000 रुपया और बी को लाके देना पड़ेगा 10,000 रुपया। तो सी क्या करेगा, सी 15,000 रुपया लेकर आएगा, उसमें से ए को दे देगा 5,000 रुपया, बी को दे देगा 10,000 रुपया। ठीक है, देखो जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस रेशियो में उन्होंने पैसे लाके दे दिए नए पार्टनर से पुराने पार्टनर को। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की नगद राशि पुराने साझेदारों के बीच त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। जितना जो सेक्रीफाइस करेगा, जितना जो अपने हिस्से का त्याग करेगा, उसी त्याग के अनुपात में ही वो ख्याति की नगद राशि को रख लेगा पुराना पार्टनर्स अपने पास। यदि कोई साझेदार अपने लाभ के हिस्से का परित्याग करता है तो नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की नगद राशि से ही उसे मिलती है। यानी यहाँ पे जो भी पैसे दिए जाएंगे नगद राशि में दी जाएगी। दूसरे शब्दों में नए साझेदार के द्वारा ख्याति के रूप में लाई गई नगद राशि पुराने साझेदारों में से जो साझेदार अधिक लाभ के हिस्से का परित्याग करते हैं उन्हें अधिक राशि मिलती है, और जो कम करते हैं उन्हें कम मिलती है। सही बात है, जिसने अपने हिस्से का ज्यादा त्याग किया है उसे ज्यादा ख्याति मिलेगी, ख्याति की राशि मिलेगी, और जिसने कम किया है उसे कम ख्याति की राशि मिलेगी। ठीक, अब आगे हम लोग चलेंगे और ये आपका यहाँ पे अंतर दिया हुआ डिफरेंस, ये लोग ये सब चीजें पढ़ लेंगे आप। कोई चीज बताया है, फर्म के भविष्य के लाभों को सभी साझेदारों नए और पुराने सहित के बीच बांटने हेतु निर्मित अनुपात नया लाभ हानि अनुपात कहा जाता है। इसमें भी वही बोल रहा है कि पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ा गया लाभ का अनुपात त्याग का अनुपात कहलाता है। यानी इसमें जितना वो अपना सेक्रीफाइस कर देगा यानी छोड़ देगा हिस्सा, ठीक है, नए पार्टनर के लिए, वो त्याग का अनुपात कहलाएगा। और इसमें जो नया हम रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, उसको बोला जाएगा। नए और पुराने दोनों शामिल होंगे। इसको कैसे निकालना है हम लोग आगे देखेंगे। ये डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज पढ़ना है तो समझना है। ठीक है, अब सिचुएशन 1 देख लीजिए आपने। ये बोला है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, आपके क्वेश्चन में ना ऐसा दिया रहेगा, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का लाभ का अनुपात दिया रहता है और यह स्पष्ट नहीं रहता है कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया है, तो यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदारों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है और वे पुराने अनुपात में ही लाभ हानि का विभाजन कर रहे हैं। इस स्थिति में पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात तथा त्याग अनुपात एक समान रहता है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। यहां पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। ए और बी ये आपके पुराने पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। यहां एक नया पार्टनर है सी, जो एडमिट होता है 1/5 भाग के लिए, मतलब 1/5 हिस्सा वो लेगा, बिजनेस के अंदर शामिल हो रहा है तब। ठीक है, तो ये उसका प्रॉफिट का हिस्सा है। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर 1 रुपया अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 1/5 कौन ले लेगा, सी ले लेगा, तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 4/5। अब ये 4/5 जो है वो ए और बी ले लेंगे 3:2 के रेशियो में। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो 1/5 हिस्सा है ना, ये
सी जो है वो ए से कितना ले लेगा, बी से कितना ले लेगा, तो इनका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इसी रेशियो में वो प्राप्त करेगा। यानी सी जो 1/5 है, इसमें से 1/5 का 3/5 हिस्सा ए से ले लेगा, 2/5 बी से ले लेगा। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें से क्या करेंगे, 1 - 1/5 कर देंगे सीधा। जैसे 3/5, इसका 1/5 निकालेंगे तो 3/25 होगा। तो इतना हिस्सा ए में से निकाल लिया जाएगा। यानी ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 3/25। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, सेम वही चीज। तो बी का भी कितना आएगा, 2/5 इंटू 1/5, तो इसका भी आएगा 2/25। तो देखो रेशियो तो सेम हो रहा है ना, 3:2। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और जो ओल्ड रेशियो है दोनों ही सेम होगा। ये क्वेश्चंस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप ये समझ जाओ कि जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि सी जो है वो अपना हिस्सा किस रेशियो में पुराने पार्टनर से लेगा, तब आप ये अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। सो ये चीज देखिए यहाँ पे उसने थोड़ा सा करने का तरीका बताया कि आपको मानना पड़ेगा कि कुल लाभ 1 रुपया है। अब एक में से जो नए साझेदार हैं वो नए साझेदार का लाभ के हिस्से को घटा दीजिए। जैसा कि मैंने माना था कि 1 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से नए को 1/5 मिल रहा है, तो बचेगा कितना, 4/5। शेष बचा हुआ लाभ रिमेनिंग प्रॉफिट कहलाएगी। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में शेष बचा हुआ लाभ से गुणा कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे 4/5 जो है, अब इसमें क्या करेंगे, बोले ना क्रमशः पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में। तो पुराने साझेदार कितने थे, 3:2 की रेशियो में थे, तो 3/5 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना होगा, 12/25 ए का हो जाएगा। तो ए का रेशियो कितना आ गया नया, 12/25। बी का भी इसी तरह निकाल लेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, 4/5 गुणे 2/5। तो बी का कितना हो जाएगा, 8/25। तो बी का 8/25 होगी। तो ऐसे करके वो कह रहा है गुणा कर देंगे, तो प्राप्त अंक पुराने साझेदार का लाभ का हिस्सा हो जाएगा। तो अब लाभ का हिस्सा कितना हो गया पुराने साझेदार का, बताओ जरा, 12 और 8। ठीक है, 4 से वही भाग देंगे, 3 और 2 आएंगे, तो ये रेशियो सेम आ जाते हैं यहाँ पे। तो नया पुराना यहाँ पे सेम हो गया। तो त्याग का अनुपात निकालने हेतु पुराने साझेदार के लाभ हानि खातों लाभ हानि अनुपात में से नया लाभ हानि अनुपात घटा दिया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये सब थ्योरी पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आएगा आपको। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, 4 3 2, मतलब कि यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से 4 हिस्सा ए का, 3 हिस्सा बी का, 2 हिस्सा सी का। ये इनका पुराना ओल्ड रेशियो है। क्या है, ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे डी यहाँ पे एडमिट होता है। एडमिट होने का मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है, प्रवेश ले रहा है, शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो डी यहाँ पे प्रवेश ले रहा है, गृह प्रवेश नहीं हो रहा है यहाँ पे, अरे बिजनेस में शामिल हो रहा है। तो डी को यहाँ पे कितना प्रॉफिट के लिए वो शामिल हो रहा है, 1/3 हिस्सा के लिए। मतलब पहले से समझ जाओ कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1/3 डी ले लेगा। अब जो बचेगा उसको फिर ए बी सी बांट लेंगे इस रेशियो में। तो हमें बोला है कि लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालो और त्याग का अनुपात निकालो। ठीक है, निकाल देंगे। चलो देखो, तो मैंने शुरू में जैसे बताया कि कैसे करोगे, आप मान लोगे कि मेरा प्रॉफिट 1 है, इसमें से हम 1/3 डी को जो मिलेगा उसको पहले घटा दोगे, तो बचेगा प्रॉफिट कितना, 2/3 हिस्सा। अब ये जो 2/3 हिस्सा, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है शेष बचा हुआ लाभ 2/3 हिस्सा। अब 2/3 हिस्से को क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालना है। तो 2/3 में उसका रेशियो कितना दिया हुआ ओल्ड का, 4 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 4/9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8/27 ए का हो जाएगा। इसी तरह बी का निकाल लेंगे, तो बी का कितना है यहाँ पे
2/3 ये वाला हो जाएगा और 3/9 हो जाएंगे, तो 2/9 हो जाएगा। सी का भी निकाल लेंगे, 4/27 हो जाएगा। ए बी सी का नया रेशियो हो गया 8/27, इसके बाद 2/9, इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे 4/27। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, क्या सबका यहाँ पे हर जो है वो 27 है, 27 बस इसका 9 है, तो मुझे इसको भी 27 बनाना पड़ेगा। तो 9 को 27 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, अब नीचे सब सेम हो जाएगा, तो नीचे हर वाले को छोड़ देंगे, बस रेशियो को ले लेंगे। और अच्छा, ये तो ए बी सी का होगा, और डी का कितना है था 1/3 था, ये तो है, डी का हिस्सा तो यही है ना, डी का तो कुछ अलग से नहीं होगा, डी का हिस्सा तो 1/3 होगा। इसको भी 27 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से पूरा कर देंगे, तो अब रेशियो सब नीचे 27 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 बचा, फिर 4, फिर 9, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, नया लाभ हानि अनुपात, ये जो दिया हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, अच्छे से बता रहा हूं, आप नहीं आएगा तो कैसे आएगा। अब हम मुझे निकालना है यहाँ पे त्याग अनुपात। त्याग अनुपात कैसे निकालोगे आप, देखो क्या बताया था मैंने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, याद रखना। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, देखो अल्फाबेट में क्या होता है, ABCD, यानी पहले N आता है फिर O आता है, यहाँ पे बस उल्टा कर देना है। त्याग में हमें उल्टा करना पड़ेगा, O माइनस N कर देंगे। ऑन याद रख लो, आप ऐसे त्याग निकालना रहेगा तो ऑन, ठीक है ना। ऑन कैसे हो जाएगा, ON, यानी O से ओल्ड, N से न्यू। ए का निकालना है तो ओल्ड रेशियो कितना था 4/9, क्वेश्चन में दिया है। नया यहाँ से आ गया 8/27, सॉल्व कर देंगे 4/27। बी का भी इसी तरह निकाल लेंगे 3/27, सी का भी उसी तरह निकाल लेंगे 2/27। तो बस 27 सब में सेम है, तो 4, 3, 2 ये क्या हो जाएंगे इसके त्याग रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इनका ओल्ड रेशियो जो था वही देखो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वही इनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, त्याग रेशियो है। ये कब ऐसा कब होगा मुझे बताओ, जब ये नहीं बताया रहेगा कि जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस अनुपात में लेगा या प्राप्त करेगा। इसमें बस ये बताया है कि 1/3 हिस्सा प्राप्त करेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि डी जो 1/3 हिस्सा है, इसमें 1/3 हिस्सा में से ए से कितना लेगा हिस्सा, बी से कितना लेगा, सी से कितना लेगा कि वो 1/3 हो जाए, ये बताया नहीं है। जब नहीं बताया रहेगा तो उस केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी अब सिचुएशन बता रहा है, तो पहला सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि आपका ओल्ड रेशियो बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। दूसरा जब बोला है कि जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है यानी खरीदता है, तो उस केस में जब प्रश्न में यह दिया रहता है कि नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक विशिष्ट अनुपात में प्राप्त करेगा, तो इस स्थिति में नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने के लिए कुछ चरणबद्ध क्रिया की जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से नए साझेदार के द्वारा लिया गया लाभ का हिस्सा घटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर पुराने साझेदार का शेष बचा हुआ लाभ ही उनका नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा, और नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार से लिए गए लाभ के हिस्से को जोड़ दिया जाएगा, और प्राप्त अंक नए साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा। त्याग का अनुपात निकालने के लिए पुराने साझेदार के लाभ हानि खाते में अनुपात में से नया लाभ हानि अनुपात घटा दिया जाएगा। वही चीज कह रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है पहला और दूसरा को। अब एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ देखेंगे। यहाँ पे दो पार्टनर्स है आर और एस, इनका ये ओल्ड रेशियो दिया है 7:3। तीन इसमें पार्टनर्स है, जो नया पार्टनर्स इसमें शामिल होना चाहता है, प्रवेश होना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। टी फॉर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है और आर से 2/7
तथा S से 1/7 प्राप्त करता है। कहने का मतलब कि R से वो कह रहा है कि R का जो भी हिस्सा है उस हिस्सा में से 2/7 हिस्सा ले लेगा, और जो S है, S के प्रॉफिट में से 1/7 हिस्सा ले लेगा। तो मुझे बताओ T का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2/7 R से मिल गया, 1/7 किससे मिल गया? S से मिल गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 3/7। एलसीएम ले लो 3/7, तो T का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/7। लेकिन जो R का है उसका नया रेशियो क्या बनेगा? तो माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड कितना है? ओल्ड तो 7/10 हो जाएगा। इसमें से 2/7 हिस्सा उसने T को दे दिया, तो बचा कितना? 29/70। ये इसका नया रेशियो हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे 3/10 है ओल्ड रेशियो, इसमें से 1/7 उसने T को दे दिया S ने, तो बचा कितना? 11/70। तो बस अब यही इसका ओल्ड रेशियो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो देखिए 29/70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 3/7 है, तो इसको भी मुझे बराबर बनाना पड़ेगा। 29/70, 11/70 और यहाँ पे 1/7 है, तो इसको भी बराबर बनाने के लिए क्या करोगे? 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 10। तो रेशियो क्या बन गया बताओ मुझे? सॉरी 3 है ना यहाँ पे, 30, तो 29, 11, 30 ये न्यू रेशियो हो जाएंगे इनका। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने आपको आ गया होगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आगे देखेंगे आप त्याग का अनुपात। R का त्याग का अनुपात कैसे निकालेंगे? वही चीज मैंने बताया था, ओल्ड माइनस न्यू। ऑन कर देना हमेशा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड जो दिया है वो कर देंगे, न्यू अभी निकाला है, इससे माइनस कर दो, खत्म। और हमेशा यहाँ पे रखना त्याग का अनुपात ना केवल ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, नए पार्टनर्स का मत निकालने लग जाना, क्योंकि नया पार्टनर्स त्याग करता ही नहीं है। नया पार्टनर्स तो गेन करेगा भाई, R त्याग करेगा, S त्याग कर रहा है यहाँ पे, तभी तो जाके T को गेन होगा। ठीक है ना? तो ये कभी भी गलती मत करना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर्स का भी आप निकालने लगते हो, उनका त्याग का अनुपात कभी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस लगा लो। केस 3 देखेंगे। हाँ, एक चीज बता दूं यहाँ पे, इस केस में ओल्ड रेशियो और इनका त्याग का अनुपात देखो सेम नहीं है, दिख रहा है ना? इसमें सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इसमें रेशियो बता दिया था कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से किस अनुपात में हिस्सा लेगा। ठीक है ना? तीसरा केस क्या बोल रहा है? तीसरा केस भी वही है, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है तब। तो जब प्रश्न में यह दिया रहता है कि नए साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करेगा, तो इस स्थिति में नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग का अनुपात निकालने हेतु कुछ आपके स्टेप्स है जो कि दिया हुआ है। सबसे पहले पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से को उनके द्वारा दिए जाने वाले निश्चित भाग से गुणा किया जाएगा। प्राप्त अंक उनके द्वारा प्राप्त दिया जाने वाला हिस्सा प्राप्त, ये सब बोला है आपको, इसको पढ़ लो। अब मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। R और S यहाँ पे पार्टनर्स है 5:3 में, इनका लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है। ठीक है, T इसमें नया पार्टनर्स बनता है और वो कह रहा है कि नए साझेदार को R अपने हिस्से का, यहाँ पे लिखा है अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/4, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्से का। तो हिस्सा कितना है उसका? ये अपना हिस्सा, मतलब 5/8 है उसका R का। इसका का मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4, ये कितना आ जाएगा? 5/32। इतना वो क्या करेगा? सेक्रीफाइस कर देगा। R 5/32 सेक्रीफाइस कर देगा। सेम उसी तरह S अपने हिस्से का, यहाँ पे बोला है S अपने हिस्से का, तो S अपने हिस्से का कितना करेगा? तो S का हिस्सा कितना है? 3/8। इस अपने हिस्से का 2/5, तो ये कितना हो जाएगा? तो 6। ठीक है, तो 8×5 = 40, 6/40 यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर देगा S। तो नया लाभ हानि अनुपात निकालिए, ये पूछ रहा है, त्याग अनुपात निकालिए। अब समझ में आ गया? तो इसको क्या करेंगे हम, जब ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस कर देंगे। ओल्ड में से ओल्ड कितना है? 5/8, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 5/32, तो क्या बन जाएगा? एलसीएम लोगे 32 हो जाएगा।
इसमें 4 होगा, 4 पच्चे 20 माइनस 5 तो 15/32 ये हो गया आर का नया रेशियो। ठीक है, तो पेंसिल से लेता हूँ, काफी ऐसे ये चलेगा सही, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, डार्क ये चलेगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पे एस का निकालेंगे, तो एस का क्या हो जाएगा, ये भी यहीं से है। हेलो, एस का कितना हो जाएगा, एस का यहाँ पे ओल्ड है आपका 3/8 माइनस कर दो यहाँ पे 6/40, एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 × 40 15 6, तो ये 15 में 6 गया तो 9/40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15/32 है, यहाँ पे 9/40 है, तो मुझे यहाँ पे हर को सेम बनाना पड़ेगा। हर को सेम बना लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 32 और 40 का। अब यही चीज यहाँ पे किया है, सोल्यूशन में दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है आर द्वारा टी को दिया जाने वाला हिस्सा 5/8 का 1/4 यानी 5/32। उसी तरह एस का पुराना लाभ यहाँ पे भी वही है, सिर्फ टी को यहाँ पे दिया है 3/20। ठीक है, इसको छोटा कर दिया उसने। अब माइनस कर देंगे तो 15/32 हो गया, 9/40 हो गया। ठीक है, अब इसी को फिर यहाँ पे टी का नया लाभ क्या हो जाएगा, अब ये जो इतने सेक्रीफाइस किया है, आर जितना सेक्रीफाइस किया है, एस जितना सेक्रीफाइस किया है, ये दोनों ही तो ऐड कर दोगे तो यही तो टी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये टी का हिस्सा आ गया 49/160। अब बस नया लाभ यही हो जाएगा इसका। अब नीचे हर को सेम करना है तो एलसीएम ले लिया उसने, तो 160 एलसीएम हो जाएगा। तो 32 से फिर 160 को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो फिर 15 का 5 में भाग गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। उसी तरह फिर 40 से भाग देंगे 160 को तो 4 आएगा, 4 9 36, फिर ये 49 हो जाएगा। तो रेशियो बन गया 75 36 49। ठीक, इसके आगे आपका दिया हुआ है त्याग का अनुपात। आर अपने हिस्से से त्याग करेगा कितना, 5/32। एस अपने हिस्से से त्याग कर रहा है 3/20, करे कि नहीं, जो कि आपने ऊपर देखा। इसी को जब इसमें से माइनस कर देंगे उनके, अच्छा ये तो दिया हुआ है तो इसको अलग निकालने नहीं है, तो वही तो त्याग रेशियो हो जाएगा, सीधे सीधे यहां से कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अब तीनों केसेस मैंने बता दिया। अभी इस केस में क्या बोला गया, एक फॉर्म है अमर और बिहारी, दो साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ हानि अनुपात का विभाजन करते हैं। चारों को 1/4 भाग देकर फॉर्म में साझेदार बनाया जाता है। ठीक है, जिससे चारों ने अमर और बिहारी से बराबर बराबर मात्रा में प्राप्त किया। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात निकालिए पूछ रहा है, तो न्यू प्रॉफिट से निकालना है। बोले अभी एक लाइन, ए लाइन आपको ध्यान से समझना है। चारों को 1/4 भाग देकर फॉर्म में साझेदार बनाया गया, लेकिन 1/4 भाग चारों जो है वो कितना लेगा, अमर से कितना लेगा, किस हिस्से में लेगा, बिहारी से कितना हिस्से में लेगा। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे चारों ने अमर और बिहारी से बराबर बराबर मात्रा में प्राप्त किया है। ठीक है, तो बराबर मात्रा का मतलब क्या हुआ कि 1/4 का आधा ले लेगा अमर से और 1/4 का आधा ले लेगा बिहारी से। ठीक है ना, बराबर का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1/4 भाग का आधा भाग कितना होगा, 1/2 होता है, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा क्योंकि 1/4 यहाँ पे लिखा ना भाग, 1 भाग देकर, तो भाग का हो जाएगा 1/4 इंटू कर देंगे यहाँ पे 1/8, 1/8 हिस्सा जो चारों ले लेगा किससे, अमर से। तो शेष अमर का कितना बचेगा, माइनस कर दोगे। यहाँ पे देखो माइनस किया ओल्ड में से 3/5 माइनस 1/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 19/40, 19/40। सेम उसी तरह 1/8 भाग यहाँ बिहारी से ले लेगा तो बिहारी का भी बचेगा ये। तो अब मुझे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इन सब का, तो ये जो बचा है यहाँ पे 19/40, 11/40 और 1/4 जो इसका है, 1/4 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वही 1/4। अब इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे सब में 40 है तो ऊपर 10 से, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 19 10 11 10 ये इनके नए रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद त्याग का अनुपात निकालना है। त्याग के अनुपात में क्या होगा यहाँ पे कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। अब आपने न्यू निकाल दिया है, ओल्ड पता है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो त्याग का अनुपात भी आ जाएगा। तो त्याग के अनुपात भी यहाँ पे देखो इक्वल आया है, बराबर बराबर आया है। ठीक है ना,
इसके बाद अब आपका चौथा केस यहाँ पे आता है कि जब पुराना लाभ हानि अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात दिया हो। आपका नया लाभ हानि अनुपात दिया है और पुराना लाभ हानि अनुपात दिया है, और आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या निकालने के लिए, त्याग अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। जब प्रश्न में पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात तथा नए साझेदार सहित सभी साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया हो, तो इस स्थिति में नए लाभ हानि अनुपात को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दिया हुआ है पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में से नया, यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देख लेंगे। ए और बी यहाँ पे पार्टनर्स हैं जिनका अनुपात समान है, यानी प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली बांटते हैं। सी साझेदार को प्रवेश किया जाता है तो नया अनुपात यहाँ पे 5:3:2 होता है। पूछ रहा है त्याग का अनुपात, तो मैंने अभी क्या बताया, सैक्रिफाइसेस क्या इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ओल्ड कितना है, इक्वली है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 5/10 होगा, 5:3:2 10 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ए का त्याग, यानी ए ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही इसको गेन हो रहा है, ए कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। बी का क्या होगा, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, तो अब देखो यहाँ पे बी ही केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। तो ए जब ये जो नया पार्टनर सी है, अगर ये गुडविल का पैसा जो लेकर आएगा, वो गुडविल का पैसा वो केवल बी को देगा, ए को नहीं देगा, क्योंकि ए तो सेक्रीफाइस कुछ किया ही नहीं ना। देखो ये लिखा है, ए कोई त्याग नहीं करता है, जबकि सी को प्राप्त होने वाले 1/5 हिस्से का केवल बी ही त्याग करता है, इसलिए गुडविल का हिस्सा किसको केवल मिलेगा, बी को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही इन सब चीज, ये मैंने रेशियो बताया आपको, आई होप रेशियो समझ में आया होगा। अगर इसका इलस्ट्रेशन मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन जो भी है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगर इसमें किसी तरह का डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट करिए, पूछिए मुझसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले सेशन में गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है, गुडविल का अकाउंटिंग में हम उसका एंट्री कैसे करेंगे, ये सब चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।